वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेटर की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे आप देख सकते हो, क्लासेस अवेलेबल हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सिलेबस का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अभी उसका डोमेन स्किल टेस्ट का जो सिलेबस है वो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का सिलेबस भी होगा और दोनों पोस्टों का डोमेन स्पेसिफिक जो सिलेबस है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम मेंशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो 4 क्लासेज आप सबको पता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक पोस्ट स्पेसिफिक एएसओ एंड एसएसए के लिए आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो ये साथियों आपकी होने वाली है क्लास नंबर 5। तो क्लास नंबर 5 में क्या बात करेंगे, क्या टॉपिक रहेगा, साथ के साथ में उसके आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, जैसा कि आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बड़े अटेंटिवली आपको क्लास को देखने की ज़रूरत है। फॉलो कर सकते हैं आप हमें टेलीग्राम चैनल पे। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑफिस प्रोसीजर्स की क्लास है ये आपकी 5 क्लास। ये एएसओ एसएसए के लिए तो हेल्पफुल है ही, बाकी साथ के साथ में अदर ऐसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन जहाँ पे ये सिलेबस मेंशन होता है तो आपको ये ज़रूर काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हम ऑफिस प्रोसीजर्स कर रहे हैं। टोटल पता है आपको 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं आपको ऑफिस प्रोसीजर में। बड़ी बात यह है कि 4 चैप्टर्स हम करा चुके हैं एंड 5th दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू, लेकिन आपको पता है एमसीक्यू समझने से पहले थ्योरी को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद से सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलो थ्योरी में हम आपको पढ़ाएंगे फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट का देखते हैं साथियों, किस तरह से आपके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन है जो काम आएगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, अब ये क्या होती है? ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट देखो साथियों क्या है, ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये कुछ फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जब हम फाइल मूवमेंट की बात करेंगे, अब कोई फाइल है, फाइल में आपको पता है नोटिंग्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, एनेक्शर्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट आपकी कहाँ पे काम आएगी? जहाँ पे ये चीज़ें, नोटिंग, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पढ़ाऊँगा मैं आपको इसमें। तो देखो, नो नोट्स टू बी रिकॉर्डेड, ये बात मैंने आपको अभी बताई कि इसमें कोई भी नोट को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आई थिंक इट विल बी क्लियर कि नो नोट्स टू बी रिकॉर्डेड। अब एग्जाम्पल क्या है? जीपीएफ है। ठीक है, फुल फॉर्म हो आपको पता ही है क्या होता है इसकी, जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक फंड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जिनको बाद में पेंशन मिलती है। लीव्स आपको पता ही है, कोई लीव लेनी हो, एचबीए क्या होता है आप कमेंट करके बताओगे, थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एचबीए आपका क्या होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट में मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया कि किसी नोट की ज़रूरत नहीं होती। जीपीएफ, लीव, एचबीए इस तरह का कुछ होता है आपका, तो वो आपका काम हो जाता है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट के अंडर। ठीक है साथियों, एचबीए की बात करेंगे तो ये एक होम लोन होता है। आप फुल फॉर्म चेक कर सकते हैं, आप कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जो होम लोन होता है, होम एंड बिल्डिंग के लिए जो होता है, उसको आप एचबीए बोलते हो। लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन की बात करेंगे अब जो फाइल मूवमेंट में। ठीक है, फाइल मूवमेंट में कि क्या लेवल होगा भाई आपका डिस्पोज करने का, और चैनल ऑफ सबमिशन क्या होगा, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। देखो, हर मिनिस्ट्री और हर डिपार्टमेंट, साथियों क्लास आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, पेपर आपका इंग्लिश में होगा, यहाँ आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी के कैंडिडेट हैं तो बात मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, साथ में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है उसको भी मैं हिंदी में समझाता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश का कोई बैरियर आपके सामने आए। तो ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट जो है वो क्या करती है, एक डिटेल्ड डेलीगेशन बनाती है लेवल पे। डिटेल्ड डेलीगेशन कैसे? जैसे सपोज करो आपका कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो साथियों एक एचओडी होगा उस डिपार्टमेंट में। ठीक है, उस एचओडी के बाद जो अलग अलग डिविजन्स होंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे आपका सपोज करो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है,
यहाँ पे सपोज करो आपका कोई मेडिकल डिवीज़न है, तो ये हर एक डिवीज़न का एक इंचार्ज होगा, हेड होगा, लेकिन वो सारे के सारे एचओडी के अंडर होंगे। तो एक हायरार्की बन के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक चैनल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से प्रॉब्लम डिस्पोज होगी ना, है ना। आपने मान लो लीव लेनी है, तो लीव लेनी है, कंसर्न आपका जो इंचार्ज है, हेड है डिवीज़न का, वो साइन करेगा। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी, एचओडी के बाद ये अगर फर्दर कोई प्रोसीजर होगा वहाँ पे चली जाएगी। तो एक लेवल जो है ना हर एक मिनिस्ट्री में बना होता है। मिनिस्ट्री में क्या होता है भाई, हैं, मिनिस्ट्री में होता है कि मिनिस्टर कोई चीज़ देगा, वो उसके बाद उसके सेक्रेटरी के पास चले जाएगी, सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी को भेज देगा, अंडर सेक्रेटरी फिर आपके डिवीजन्स के हेड को भेज देगा, डिवीजन के हेड वाला आपका सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को दे देगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चैनल में चलती हैं। तो यही बात बताने की कोशिश की गई। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो मैंने आपको नोट में भी दिखाई हुई है कि अर्जेंट मैटर्स जो भी होते हैं वहाँ पे डिसीजन को जो कन्वे किया जाता है ना, वो डायरेक्टली किया जाता है ऑफिसर्स को, अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो। अब ये तो हुआ डिस्पोजल का तरीका, फाइल की तरह से, फॉर्मेट की तरफ से, लेटर की तरफ से। लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैटर हुआ तो जो डिस्पोजल है ना वो डायरेक्टली किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि ये काम ऐसे कर दो, ठीक है। बाद में जो भी करस्पॉन्डेंसेज हैं वो होती रहेंगी। तो ये लेवल होता है डिस्पोज करने का। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फाइल आपकी मूव करती है, और एक चैनल है जो भी आपकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको सबमिट करने का। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। डेलीगेशंस होती है हर एक लेवल पे, ठीक है, और अर्जेंट मैटर्स होते हैं उनको डायरेक्टली कन्वे किया जाता है। तो आई होप आपको ये पहली स्लाइड समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा गाइडलाइंस फॉर नोटिंग। अब देखो नोटिंग क्या होती है। कोई भी फाइल होगी, कोई भी केस होगा, जब पुटअप किया जाएगा उस केस को तो उसकी एक नोटिंग बनती है। और नोटिंग शीट का कलर कैसा होता है आप मुझे बताना, ठीक है। नोटिंग शीट का कलर कैसा होता है आप कमेंट करके बताएंगे। जो नोटिंग शीट हम ऑफिशियल करस्पॉन्डेंसेस में यूज़ करते हैं, जो फाइल्स में आपको देखने को मिलता है। तो गाइडलाइंस क्या है, देखो जो भी नोट है वो कंसाइज होंगे एंड टू द पॉइंट होंगे। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात समझाओ, वो होती है आपकी नोटिंग। जो भी डीलिंग हैंड होगा उसको साइन करना है, फुल साइन। वैसे बोला जाता है फुल साइन कोई करता नहीं वैसे, ठीक है, बट बोलते हैं कि फुल साइन करो। नेम एंड डेट है वो आप लेफ्ट साइड में नोट के बिलो आप ज़रूर लिखो, ठीक है। फुल नेम है, डेट है, नेम है, ये सब नोट का जो लेफ्ट साइड है उसमें लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये काम है डीलिंग हैंड का, ओके। थर्ड में क्या है, जो भी फॉर्मेट है उसको आप प्रेस्क्राइब करो, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, जैसे सपोज करो कोई अर्नड लीव है, अगर अर्नड लीव का कोई प्रॉपर फॉर्मेट है तो आपको फॉर्मेट में ही वो चीज़ फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का अगर कोई फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके डिपार्टमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस होती हैं नोटिंग बनाते टाइम, ठीक है। कंसाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, जो भी डीलिंग हैंड है उसको साइन करने होते हैं डेट के साथ में, नाम के साथ में, ठीक है। फॉर्मेट जो भी दिया हुआ है वो फॉर्मेट यूज़ करना होता है। तो ये गाइडलाइन है नोटिंग की, मैंने आपको बताई बेसिकली। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन। अगर कोई नोट में या ऑर्डर में होता है तो क्या करना है। मॉडिफिकेशन क्या है, मान लो कोई ऑर्डर इशू हो गया, कल की छुट्टी है। अगर अब लगता है यार छुट्टी तो वो तो हो गया लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो कैसे करेंगे, तो वो एज पर द ऑफिशियल्स होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, वो एज पर द ऑफिशियल्स होता है। आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि इसमें ये करेक्शन है, ये करनी है आपने, तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो नोट्स को एंड ऑर्डर को, ठीक है। ये एज पर ऑफिशियल्स होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो ऑर्डर बनने से पहले ड्राफ्टिंग बनती है, ड्राफ्टिंग के बाद नोटिंग होती है। तो ड्राफ्टिंग में कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो नोटिंग में सुधारी जाती हैं, नोटिंग में जो गलतियाँ होंगी वो सुधारने के बाद ही ऑर्डर आपका इशू होता है, ठीक है। तो ये एज पर द ऑफिशियल आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अब बात करेंगे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनके हमें डील करना होता है, ठीक है। कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं। जैसे आपका देखो प्रीसीडेंट बुक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट है, सबसे पहले बताया था मैंने आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्कशन एंड मिनट्स,
कॉपीज ऑफ एक्ट, रूल्स, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन कंसर्न द डिपार्टमेंट डील्ड विद। देखो कोई आपका डिपार्टमेंट है तो आपकी प्रेसिडेंट बुक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या है वो होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन मीटिंग्स है वो आपके पास होनी चाहिए। जो आपका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री एक्ट या रूल्स फॉलो करता है, ऑर्डर्स फॉलो करता है, उनकी कॉपीज इन फिजिकल, ठीक है, ये वर्ड आप ऐड कर लेना इसमें, इन फिजिकल भी आपके पास होनी चाहिए ये कॉपियाँ। ओके, बाकी क्या होना चाहिए, बाकी हाँ मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करेंगे देखो ओरल डिस्कशन और ओरल इंस्ट्रक्शन अगर कोई हायर ऑफिसर्स देता है तो। देखो एक तो होता है लेटर पे डिस्कशन होना, एक होता है कि ओरली आप बात करो। तो ओरली में क्या बोला जाता है, जब भी कोई ऑफिसर आपको बोलता है ओरली कि ऐसे कर दो, तो आपको क्या करना होता है, उसकी डायरेक्शंस को रिटर्न में लेना होता है, ये एज पर रूल है, ठीक है। अगर वो अर्जेंट मैटर है तो सोचो आपने वो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको टाइम लगता है आप फटाक से उस मैटर को क्या करोगे, पेपर पे लेके आओगे और उन ऑफिसर्स के साइन होंगे जिनकी डायरेक्शंस आपको दी गई थी, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लाइन में बता चुका हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप पहले कन्फर्मेशन दोगे, उस काम को कर दोगे, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इट आप क्या करोगे, रिटर्न कन्फर्मेशन उस चीज़ की ले लोगे, ठीक है। तो क्या ज़रूरी होना चाहिए उसमें, रिटर्न कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आता है CCS रूल्स में, ऑफिस प्रोसीजर्स में पूछा जाता है कि अगर कोई ऑफिसर्स आपको ओरली बोलता है ये काम कर दो तो आप कैसे करोगे। तो ये लाइन लिखी होगी इसमें कि वेयर इज़ इट नॉट पॉसिबल टू डू दैट, तो उसको क्या करना होता है, रिटर्न कन्फर्मेशन का क्या करना होता है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस आपको क्या करना होता है, ऑब्टेन करनी होती है वो रिटर्न कन्फर्मेशन उस वर्क को करने के बाद में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको पूछूंगा ये क्वेश्चंस, आपको समझाऊंगा अच्छे से। फाइलिंग ऑफ पेपर कैसे करते हैं, फाइलिंग ऑफ पेपर सिंपल है, पेपर्स हैं फाइल में पुट करना है, कैसे करना है, तो पेपर्स को जब पंच किया जाता है तो नीटली लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में पंच किया जाता है, ठीक है। किसी भी फाइल में पेपर को पंच करेंगे, लगाएंगे तो लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में जाके उसको पंच करके पेपर वहाँ पे लगाते चले जाएंगे हम। उनको टैग कर देंगे पेपर्स को, जैसे नोट्स हैं लिख देंगे भाई ये नोटिंग फाइल है, ये करस्पॉन्डेंस है, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे साथियों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब चीज़ें आप मेंशन करोगे उस पर। जो भी नोट पोर्शन है एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन है उसको एक सिंगल फाइल कवर के अंदर रखना जरूरी होता है। अब ये याद रखना, जो भी नोटिंग्स होती हैं या करस्पॉन्डेंस होती हैं वो आपको एक ही फाइल कवर के अंदर लगानी होती है। ये रूल होता है आपका फाइलिंग ऑफ पेपर्स का, जो पढ़ने को मिलता है हमें ऑफिस प्रोसीजर्स में, ठीक है। अब एक सवाल आता है जो पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, इफ़ फाइल इज बल्की, अगर फाइल बहुत बड़ी हो गई है तब आप क्या करोगे, तब आपको सेपरेट फाइल कवर्स आप यूज कर सकते हो कि भाई फाइल तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आप सेपरेट फाइल कवर्स यूज़ कर सकते हो उसके एनेक्शर्स को रखने के लिए, उसकी अपेंडिक्स को रखने के लिए, उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग्स हुई है उसको रखने के लिए। अब लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताऊंगा कि बल्की फाइल का मतलब क्या होता है, कि कितने पेजों की फाइल को बल्की फाइल बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के तहत, ठीक है। तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, तब आपको शायद ये चीज़ पता चल पाएगी। अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स की बात करेंगे, किसी केस में पेपर को अरेंज कैसे करोगे। देखो पेपर जो भी आपने अरेंज करना है वो टॉप डाउनवर्ड करना है, ठीक है, टॉप डाउनवर्ड। जो चीज़ें आती रहेंगी वो उसी तरह से ऐड होती रहेंगी। तो जैसे रेफरेंस कोई बुक है, कोई नोटिंग पोर्शन है, कोई रनिंग समरी है फैक्ट की, ठीक है, ये आपने पॉइंट सारे याद रखने हैं। कोई जो ड्राफ्ट है अप्रूवल के लिए वो आपने लगाना है। करस्पॉन्डेंस कोई भी करंट फाइल के साथ में हुई है वो उसमें अरेंज की जाएगी, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिले। अब देखो 6th पॉइंट क्या होगा, अपेंडिक्स टू नोट्स एंड करस्पॉन्डेंस। अब जो आपने शुरू में नोट्स लगाए थे ना, उनके अगर सोचो कोई फॉर्मेट्स होते हैं, अपेंडिक्स उसी चीज़ को बोलते हैं ना, कोई फॉर्मेट्स होंगे, अपेंडिक्सेस होंगी, तो वो उसके बाद में आप अटैच करोगे, ठीक है। स्टैंडिंग गार्ड फाइल, स्टैंडिंग नोट फाइल आपकी देखने को मिलेगी। अदर पेपर्स कुछ हैं, अगर अदर पेपर्स में क्या होगी, जैसे भाई ऑफिस ऑर्डर की कॉपी है, कोई गजट की कॉपी है, उनको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करोगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली में क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है, इस बात को समझना। जो लेटेस्ट होगा वो टॉप पे आएगी चीज़ें। जैसे आपने ग्रेजुएशन करी है, पहले 10th की थी, फिर 12th की थी, फिर आपने ग्रेजुएशन की। अगर आपको फाइल में लगानी है चीज़ें तो आप क्या करोगे, पहले ग्रेजुएशन टॉप पे लगाओगे, उसके बाद 12th की मार्कशीट को लगाओगे,
उसके बाद 10th की मार्कशीट को लगाओगे। ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम यूज़ करते हैं एज पर ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये समझ आई होंगी ये सारी की सारी चीज़ें। रूटीन नोट्स या पेपर्स हैं उनको भी ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, बट उनको एक सेपरेट कवर में आपने रख देना अगर कोई रूटीन का कोई नोट्स होता है या पेपर होता है तो। ठीक है साथियों, तो ये बात आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे रेफरेंसिंग की। ठीक है, तो रेफरेंसिंग क्या होता है? रेफरेंसिंग का समझना है कि आप कोई फाइल बना रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन होगा जिस पे आपने काम करना है उस पे फ्लैग लगाया जाएगा। ठीक है, फ्लैग साथियों किस तरह से होता है फ्लैग का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फाइल है, आप गूगल पे सर्च करके देखोगे आपको ब्लू कलर के ब्लैक कलर के इस तरह से जो चिपकने वाले फ्लैग्स हैं ना वो मिलेंगे, ताकि उस पेज पे लगाने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई ये PUC है हमारी। ठीक है, फ्लैग को क्या करना है, आपको फ्लैग लगाना है उस डॉक्यूमेंट में जो अंडर कंसिडरेशन है और उसको PUC लिख देना है, तो इससे पता लगेगा इस वाले डॉक्यूमेंट पे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई लेटेस्ट या कोई फ्रेश रिसीट अगर नोट पोर्शन में आती है आपकी तो उसको FR लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है उसको? FR। चलो इस क्वेश्चन को डिस्क्लोज यहीं पे कर देता हूँ, वैसे लास्ट में पूछता मैं आपसे ये FR का मतलब ही आपका क्या होता है? फ्रेश रिसीट होता है। ठीक है, कुछ लोग रिसीप्ट बोलते हैं, कुछ लोग रिसीट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में रिसीट होता है। क्लियर हुआ? अब आपको याद रखना है अगर एक से ज़्यादा FR है तब क्या करोगे आप? तब उनको फ्लैग करोगे FR1, FR2, FR3 इस तरह से। ठीक है, फ्रेश रिसीट में सोचो 1 है तो FR1 लिखोगे, 2 है तो क्या लिखोगे? FR2 लिखोगे, फिर FR3 लिखोगे। इस तरह से सो ऑन आपका चलता रहेगा अगर एक से ज़्यादा फ्रेश रिसीट आपको देखने को मिलती है। ये याद रखना, जो मैंने नोट में पोर्शन दिया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो बात करेंगे आपके अगले टॉपिक की जो होगा यूज ऑफ अर्जेंसी ग्रेडिंग। अब अर्जेंसी ग्रेडिंग का क्या मतलब है? अब देखो ये सारा का सारा ना टॉपिक आपका, आप सबको पता है, ये फाइल मूवमेंट का टॉपिक है। किसका है साथियों? फाइल मूवमेंट। अब फाइल मूवमेंट में आपने सब कुछ कर दिया, अब फाइल को आपने मूव कराना है बस। ठीक है, ये फाइल एक जगह से दूसरी जगह जानी है। सोचो अर्जेंट है वो, तो आप किस तरह की ग्रेडिंग लिखोगे उस पर कि भैया अर्जेंट है? तो अर्जेंसी ग्रेडिंग नोट करना है, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा ये सवाल आपसे। इमीडिएट तो आपको लगेगा हाँ यार ये अर्जेंट है। प्रायोरिटी, अब ये लग रहा है उससे भी ज़्यादा अर्जेंट है, तो क्या लगता है आपको? इमीडिएट होता है ज़रूरी, प्रायोरिटी होता है भाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो ये हुई 2 तरह की अर्जेंसी ग्रेडिंग। तो क्या ये 2 तरह की अर्जेंसी ग्रेडिंग ही होती है फाइलिंग में? ठीक है, तो साथियों 2 तरह की नहीं होती है, एक और भी होती है। वो क्या होती है? वो होती है टॉप प्रायोरिटी। क्या होती है वो? टॉप प्रायोरिटी। तो 3 तरह की अर्जेंसी ग्रेडिंग आपको देखने को मिलेंगी। इमीडिएट क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, टॉप प्रायोरिटी क्या होती है, ये आपकी ग्रेडिंग्स है। ठीक है, फाइल पे आप लिख के भेज दोगे, नोटिंग जो आपका फ्लैपर होगा फाइल का उसके ऊपर लिखा होगा टॉप प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, इमीडिएट, अर्जेंट। ठीक है, चलो अब मॉक क्वेश्चंस की बात करेंगे। मॉक क्वेश्चंस आप साथियों सबको पता है, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना तभी आपको मज़े से आप कर पाओगे, आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो आपके सर के ऊपर से निकलेगा। और जो भी मैं 7 से लेके 10 क्वेश्चंस तक अगर मॉक में आपको कराऊंगा, आप ये सोचोगे कि केवल उनको नोट कर लेते और हमारा भला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। थ्योरी पढ़ोगे तो MCQ क्वेश्चंस खूब अपने आप आपके समझ में आएंगे और उनके अंदर से ही ये सारे के सारे मॉक क्वेश्चंस निकलते हैं। चलो पॉसिबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के लाया हूँ, आप देखो। पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फॉर डीलिंग विद केसेस ऑफ रिपीटिव नेचर, जो बार बार रिपीट होते हैं केस, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको, उसको डिवाइज किया जाता है बाय रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट। किसके लिए डिवाइज किया जाता है? कि भाई जो केस बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनाओ और उसके हिसाब से काम करो। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट में मैंने आपको बताया था एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लूँगा मैं। तो लीव सैंक्शन के लिए, GPF एडवांस के लिए या HBA के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन आ जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। किस केस को डील करने के लिए जो रिपीटिव इन नेचर होता है
उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट का यूज़ करने के लिए बोला जाता है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो कौन कौन से काम है वो? लीव सैंक्शन के लिए साथियों कोई नोटिंग नहीं चलती, आपकी स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट चलती है। जीपीएफ आपका जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, अगर इसमें से कोई एडवांस निकालना है, पैसे आपने विड्रॉ करने हैं, उसके लिए कोई सीट नहीं चलती, फॉर्म होता है फिल करो और करो। एचबीए है कोई, अगर लोन्स वगैरह के लिए है तो उसके लिए कोई नोटिंग नहीं चलती। तो ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। चलो ऐसे करना, मैंने पहले भी पूछा था, अभी दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, एचबीए की फुल फॉर्म कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों आई होप मैं क्वेश्चंस को अच्छे से समझा पा रहा हूँ आप सबको। तो अगर वीडियो आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब वो साथी ज़रूर करें जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे चैनल के, बिकॉज इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी हेल्प करेंगी एएसओ और एसएसए एग्ज़ाम के लिए, जो आपको विद इन 2 और 3 मंथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। नो नोट्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर द केसेस लाइक। किस तरह के केस के लिए नोट की ज़रूरत नहीं है? लीव सैंक्शन के लिए, जीपीएफ के लिए, एचबीए के लिए, या सभी के लिए? तो साथियों इसका आंसर है सभी के लिए, ये मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इनके लिए नो नोट्स टू बी रिकॉर्डेड क्यों है? क्योंकि इनके लिए आपको पता है स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट होती है, इसलिए नो नोट्स टू बी रिकॉर्डेड, कोई नोटिंग नहीं होती, कोई नोट्स नहीं बनाए जाते इनके लिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम बड़े फास्ट तरीके से, देखो मॉक करा रहा हूँ मैं आपको। डैश इंक शैल बी यूज्ड बाय ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स फॉर नोटिंग पर्पस। जो भी आपका स्टाफ है या ऑफिसर्स है, नोटिंग बनाने के लिए कौन सी स्याही का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो कौन सी स्याही वो यूज़ करते हैं? ब्लैक कलर की, यानी ब्लैक इंक। अब ये इंक अलग से नहीं है, पेन की ही इंक है। ब्लू इंक या ब्लैक ब्लू दोनों, या रेड और ब्लू। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ब्लैक और ब्लू दोनों यूज़ की जाती हैं, तो ऑप्शन आपका थर्ड होगा। ठीक है, या तो ब्लैक यूज़ करो या ब्लू यूज़ करो, स्टैंडर्ड है ये नोटिंग पर्पज के लिए। ठीक है साथियों, अब अगली चीज़ देखते हैं। इन डैश इन रेयर एंड अर्जेंट केसेज व्हेन द मिनिस्टर इज ऑन टूर, इज अनवेल एंड द अप्रूवल हैज़ टू बी टेकन अर्जेंटली ऑन टेलीफोन, द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर शैल बी कन्वेड बाई। कोई रेयर होता है ऐसा, या कोई अर्जेंट बहुत ज़्यादा केस हो, तब जब कोई मंत्री जी हैं किसी डिपार्टमेंट के, वो टूर पे हैं या सेहत उनकी ठीक नहीं है, कोई अप्रूवल लेना है अर्जेंट बेसिस पे, तो टेलीफोन कॉल करके कौन पता करेगा उनसे, मिनिस्टर से, कि भाई उनका डिसीजन क्या है। ठीक है, तो उनके डिसीजन को कौन कन्वे करता है? ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, द प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्टर हिमसेल्फ, या हिमसेल्फ के साथ ना साथियों हरसेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, मिनिस्टर लेडी भी हो सकती है, तो आप हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों ऐड कर सकते हो इसमें। सेक्शन ऑफिसर या आपका अनदर मिनिस्टर। तो भाइयों आंसर होगा इसका द प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो पीपीएस जो होंगे, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, या पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी, वो उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, डिसीजन पूछेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है, ये होता है अर्जेंट केसेस के बारे में, जब मिनिस्टर टूर पे हो या उनकी सेहत ठीक ना हो। फॉर फाइलिंग ऑफ पेपर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन अ सिंगल फाइल कवर। जब फाइलिंग करते हैं पेपर की, तो किस चीज़ को सिंगल फाइल कवर के अंदर रखा जाता है? नोट्स पोर्शन को, करस्पॉन्डेंस पोर्शन को, बोथ, या किसी को भी नहीं। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो नोट पोर्शन को भी रखा जाता है और करस्पॉन्डेंस पोर्शन को भी रखा जाता है। इन दोनों के दोनों पोर्शंस को एक ही फाइल कवर के अंदर रखा जाता है, ये आपने नोट करना है। आंसर होगा आपका बोथ, दैट इज सी। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? बोथ। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। When the notes plus the correspondence portion of the file become bulky, say exceed 150 to 200 pages, it will be marked as। ऑप्शंस दिखाने से पहले बताऊंगा बल्कि के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बल्कि फाइल कौन सी होती है। तो साथियों 150 से 200 पेज अगर हो जाते हैं ना, तो उसको बल्कि फाइल बोलते हैं। चाहे 160 हो जाओ, चाहे 180 हो जाओ, चाहे 150 हो जाओ, चाहे 200 हो जाओ, ये सारा आपका बल्कि फाइल होता है। अब उसको कैसे मार्क करना है आपको? अगर वो बल्कि होगी है, उसके बाद आप क्या करोगे? दूसरी फाइल बनाओगे। दूसरी फाइल को किस तरह से मार्क करोगे कि भाई ये पार्ट 1 है,
या पार्ट 2 है, जो पहला पार्ट हो चुका आपका 150 से 200 पेजेज का, उसको पार्ट 1 बोलोगे, अटैचमेंट 1 बोलोगे, वॉल्यूम 1 बोलोगे या नोट 1 बोलोगे? तो साथियों इसको बोला जाएगा वॉल्यूम 1। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वॉल्यूम 1 कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सोचो दूसरा पार्ट हो जाएगा तो उसको वॉल्यूम 2 कहेंगे। ये ऐसा ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो आपको याद रखना है, अगर 150 से 200 पेजेस की आपकी कोई बल्क की फाइल हो जाती है तो उसको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से नोट किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, द डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको किस तरह से फ्लैग किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसको फ्लैग किया जाता है FR, PUC, FR1 या FR2। ठीक है, तो उसको किया जाता है साथियों PUC। ठीक है, PUC। अब आपको क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर में बता दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट का तो आपको आंसर पता ही था ना, तो लास्ट का आंसर होगा आपका PUC बोलते हैं उसको। 8th क्वेश्चन देखते हैं, आपको 8th क्वेश्चन में मिलेगा फुल फॉर्म ऑफ PUC। चलो मिल ही गया जो मैंने आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कमेंट प्लीज़। चलो ये मैं बताऊंगा ही नहीं अब आपको। ठीक है, ये कमेंट करो आप, थोड़ी देर में बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो आप मैच कर लेना आपकी कमेंट ठीक थी या कैसे। PUC लेटेस्ट फ्रेश रिसीट नोटेड इज मार्क्ड एज। अगर कोई लेटेस्ट फ्रेश कोई नोटिंग है अगर आपके पास आती है कोई रिसीट, तो उसको किस तरह से मार्क किया जाता है? FR बोला जाता है उसको, PUC बोला जाता है, FR एंड PUC दोनों बोला जाता है या कुछ नहीं बोला जाता? ठीक है साथियों, तो उसको साथियों बोला जाता है आपका FR। क्या बोला जाता है? FR। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, FR की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी थी, दैट इज़ फ्रेश रिसीट। ठीक है, तो फ्रेश रिसीट होता है आपका FR। अब बात करेंगे आपके PUC की। चलो ये फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है आपका पेपर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, क्या होगा? पेपर अंडर, और ये होगा आपका कंसीडरेशन, यानी जिस पे आप काम कर रहे हो वो, इसलिए इसको PUC वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, केवल आपको देखने को मिली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आप लाइक करते हैं हमारी 5th क्लास को। और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, पूरा का पूरा सिलेबस जो पोस्ट स्पेसिफिक है हम कराएंगे। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का सिलेबस है ना, और एक हमारे ASO का डोमेन का स्पेस जो सिलेबस है, ठीक है, यानी स्किल टेस्ट का, तो इन दोनों के स्किल टेस्ट का सिलेबस और SSA का पूरा सिलेबस बहुत ही जल्द मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर अभी तक आपने ASO का सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहो क्लास 1 to 5। थैंक यू एंड सी यू सून।